आपका पुनः स्वागत है इतिहास के क्रैश कोर्स के क्लास 12 के क्लास में। मैं प्रदीप कुमार, इतिहास शिक्षक, प्रोजेक्ट सेवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने कक्षा 12 के पार्ट 7 अर्थात लेसन 7 को पढ़ लिया था। आज हम लोग पाठ 8 इतिहास का क्लास 12 का क्रैश कोर्स का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक। ये जो चैप्टर है यह मुगल साम्राज्य के से संबंधित है और इसमें मुगल साम्राज्य के समय जो भी किसान थे उनकी क्या स्थिति थी, जमींदार का क्या कार्य था, क्या स्थिति थी और राज्य का इन सभी पर किस प्रकार नियंत्रण था, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। मैं इस चैप्टर में मुख्यतः आपको प्रश्नों को डील करूंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है इसलिए प्रश्नों को डील करूंगा और प्रश्न में ही आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे आंसर्स या लगभग सारे टॉपिक जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आ जाएंगे। पर 2 मिनट में कुछ बातों की जानकारी आपको दे देता हूं। वो है किसान और कृषि उत्पादन। सबसे पहला टॉपिक मेरा किसान ही था, ठीक है। तो किसान और कृषि उत्पादन के लिए स्रोतों की तलाश, यानी किस प्रकार हमें पता चला कि उस समय किन किन फसलों का उत्पादन होता था, किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई किस प्रकार की होती थी, इन सभी के लिए जो स्रोत है हमारे पास वह मुख्यतः अबुल फजल की आईने अकबरी है। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था, जिसने आईने अकबरी 3 खंडों में लिखा, जिसका एक खंड में कृषि से संबंधित बातों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा जब भारत में अंग्रेज आए तो वो पूरी विधि व्यवस्था के साथ सारे रिकॉर्ड्स को रखते थे, सरकारी फाइलों में रखते थे। उनसे भी हमें इन बातों की जानकारी मिलती है। कुछ बाहर से भी जो अकबर के दरबार में या शाहजहां के दरबार में बाहर से यात्री आए, उन्होंने भी अपने विवरणों का उल्लेख किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी जो भी विवरण मिले हैं, साहित्यिक मिले हैं, उससे भी इतिहासकार इन बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान और उनकी ज़मीन। किसान से स्पष्ट है कि वे लोग जो खेती करते थे, जिन्हें मुगल काल में रैयत भी कहा जाता था, किसान भी कहा जाता था। तो किसानों की ज़मीन से रिलेटेड मालिकाना हक 2 प्रकार का होता था, एक खुदा कास्त और एक पाही कास्त। खुद कास्त यानी कि वैसे किसान जिनकी अपनी स्वयं की ज़मीन होती थी, और पाही कास्त जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी बल्कि वे जमींदारों की ज़मीन पर या बड़े बड़े किसानों के ज़मीन पर खेती करते थे, उसे पाही कास्त कहते थे। और खुद कास्त जिनकी अपनी स्वयं की ज़मीन होती थी। सिंचाई और तकनीक। सिंचाई के लिए आप लोग रहट के बारे में जानते हैं, उसका प्रयोग किया गया, परंतु सबसे ज़्यादा मानसून पर निर्भरता थी। आज भी भारत की कृषि व्यवस्था देखी जाए तो मानसून पर काफ़ी अधिक निर्भरता है और उस समय भी मानसून पर ही काफ़ी अधिक निर्भरता थी और लगभग भारत के 85% लोग मुगल काल में कृषि से संबंधित कार्य किया करते थे। इसके अलावा सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग होता था, रहट का प्रयोग होता था, कुछ स्थानों पर नहर का भी उल्लेख मिला है। और तकनीक में हमने हल बैल की चर्चा की, रहट की चर्चा की। फसलों की भरमार। फसल मुख्यतः वहाँ 2 तरह से उगाए जाते थे, यानी 2 प्रकार के मुख्य फसल थे। पहला आहार फसल अर्थात धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब आहार फसलें थी। और दूसरा था जिनसे कामिल जो था वह नगदी फसलें, हम आज की भाषा में हम उन्हें नगदी फसलें कह सकते हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, इसके अलावा तिलहन हो गया, यानी वैसे फसल जिनसे तेल निकलते हैं, जैसे सरसों हो गया, ठीक है, सूर्यमुखी हो गया, और दलहन हो गया, जैसे वैसे फसल जो दालों से संबंधित है, चाहे वो चना हो, मसूर हो, इनकी कृषि वहाँ होती थी। अगला है ग्रामीण समुदाय। वो किस प्रकार का था? ग्रामीण समुदाय में जाति और ग्रामीण माहौल का, यानी ग्राम व्यवस्था में, गांव में जाति का बहुत अधिक बोलबाला था। उच्च जाति के लोग, नीची जाति के लोग, इस तरह का जो डिफरेंस था आज भी कई जगह हमें देखने को मिलती है, वह मुगल काल में भी पूरी तरह बरकरार था। परंतु जो ग्रामीण माहौल था वह ऐसा नहीं था कि बहुत तनावपूर्ण था। कुछ हद तक कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि जहाँ पर ऊंची और नीची जाति की बात आती थी, वहाँ पर माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो जाता था, अन्यथा माहौल भी काफ़ी ठीक ही रहता था। पंचायत और मुखिया। हर एक गांव में एक पंचायत होती थी और पंचायत में वैसे लोग शामिल होते थे जो बुजुर्ग होते थे, वयोवृद्ध होते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग पंचायत में शामिल होते थे और वे लोग अपने में मुखिया का चुनाव करते थे। मुखिया ही गाँव के सारी समस्याओं, चाहे वो लड़ाई झगड़े से संबंधित हो
फसल का उत्पादन से संबंधित हो, फसल को बेचने से संबंधित हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता था। ग्रामीण दस्तकार किसान ही होते थे। जब वो लोग खाली समय में होते थे, जैसे कोई भी फसल लगाने के बाद उन्हें 1-2 महीने का मौका मिल जाता है फसल की कटाई होने तक, तो उस समय वो बढ़ईगिरी का काम करते थे, लोहारगिरी का काम करते थे, तो कपड़ा बुनाई का काम करते थे। महिलाएं कपास से धागा निकालने का काम करती थी। सुनारगिरी का भी काम का उल्लेख ग्रामीण दस्तकार के रूप में मिलता है। क्या ग्रामीण समुदाय एक छोटा गणराज्य था? तो इसके बारे में कुछ इतिहासकार सहमत भी हैं और नहीं भी सहमत है। गणराज्य कहने का मतलब है गांव में मुखिया होता था जो सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखता था, लोगों की आम सहमति से वह विभिन्न समस्याओं का निपटारा करता था। तो आप कह सकते हैं ग्रामीण समुदाय एक छोटा सा गणराज्य की स्थिति में था। कृषि समाज में महिलाएं, इस पर मैं जब क्वेश्चन में आऊँगा, क्वेश्चन पर इस पर विशेष डील करूँगा ताकि आपको समय भी बच जाए और इसका आंसर भी आपको मिल जाए। जंगल और कबीले, आपने जनजातियों का नाम सुना है, वो जंगलों में ही रहते थे। आज आप जिस रूप में जंगल को देखते हैं वैसा नहीं था। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जंगल था, चाहे आप बिहार की राजधानी पटना के आसपास के क्षेत्रों में देख लें, दिल्ली के आसपास आगरा के क्षेत्रों में देख लें, सभी जंगल बने हुए थे जिसे काटकर धीरे धीरे वहाँ शहर को बसाया गया, लोगों को बसाया गया और उन जंगलों में कबीले निवास करते थे। अगला टॉपिक है आपका जमींदार। जमींदार क्या है? जमींदार वैसे लोग थे जिनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता था। कहने का मतलब है वे एक छोटे से कस्बे या एक छोटे से शहर के मालिक होते थे और उन्हें मुगल सम्राट अपनी ओर से जमींदारी प्रदान करता था उन क्षेत्रों के लिए जहाँ का वो जमींदार होते थे। ठीक है, और जमींदार का मुख्य कार्य यही था कि गांव से भू राजस्व इकट्ठा करना, गांव में शांति व्यवस्था कायम रखना और समय समय पर खेती के लिए प्रोत्साहित करना लोगों को। भू राजस्व प्रणाली, इस पर हम लोग क्वेश्चन में विशेष चर्चा करेंगे। चांदी का बहाव इसी से रिलेटेड है। जब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, बाहर से व्यापार होने लगा, तो बाहर से चांदी भारत में आने लगा। ठीक है, क्योंकि भारत में चांदी की कमी थी और जब भारत में चांदी आने लगा तो निश्चित रूप से यहाँ चांदी के सिक्कों की भरमार आपको मुगल साम्राज्य में मिलेगी। अबुल फजल के आईने अकबरी, जिसके बारे में हमने आपको कहा कृषि संबंधी स्रोतों की बहुत अधिक जानकारी मिलती है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। मैं प्रश्न पर सीधे इसलिए आ गया कुछ विशेष बातों पर जोर देते हुए, क्योंकि आपका जो भी 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है वो संभावित प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिसका आंसर भी हम लोगों ने तैयार किया है। कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं? इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? यहाँ जो आइन शब्द है वो आईने अकबरी से संबंधित है। कहीं कभी कभी आईने अकबरी को शॉर्ट रूप में आइन लिखा गया है। ठीक है, तो कृषि इतिहासकार कृषि से संबंधित आईने अकबरी में जो भी विवरण दिए गए हैं वो निश्चित रूप से अबुल फजल में काफ़ी मेहनत करके 10-15 सालों में मेहनत करके सारे आंकड़े को इकट्ठा किए हैं। लेकिन कहीं कहीं वो सारे जो आंकड़े हैं उसमें कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कई सूबों में जो जमींदारी की जाति के मुताबिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई हैं, जमींदारों द्वारा जो सूचनाएं राजा तक या अबुल फजल तक पहुंचाई गई हैं, पर कुछ जगहों पर इस तरह की विस्तृत सूचनाएं नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसे उसमें बंगाल और उड़ीसा के ऐसी सूचनाएं कोई भी मौजूद नहीं है। यानी आईने अकबरी में बंगाल और उड़ीसा से संबंधित बहुत सारे विवरण उपलब्ध नहीं है। तो इतिहासकार जब आईने अकबरी को देखते हैं कृषि से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो ये समस्या आती है पहली। दूसरी समस्या यह आती है कहीं कहीं राजकोषीय आंकड़े, यानी जिन क्षेत्रों से भी राजकोष प्राप्त होता है उसका विस्तृत रूप से तफसील दिया गया है, यानी उनका बहुत अधिक उल्लेख किया गया है। लेकिन वहीं पर जैसे राजस्व प्राप्त हुआ उसका आईने अकबरी में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया कि बंगाल से इतना राजस्व आता था, इस क्षेत्र से इतना राजस्व आता था, परंतु कीमतों और मजदूरी से संबंधित विषयों पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है कि मजदूरों को मजदूरी किस तरह से दी जाती थी, उस समय फसल की जो विस्तृत कीमत थी वह कैसा था। ये 2 समस्याएं
आती है। और जो कीमतों और मजदूरी से संबंधित सूचनाएं दी भी गई है वो राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, तो राजधानी आगरा के इर्द गिर्द के इलाकों से दिया गया है। तो निश्चित रूप से आगरा के आसपास के इलाकों के मजदूरी और कीमत की जानकारी दी गई है, पर आगरा से दूर दराज जैसे बिहार बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आप ऊपर चले जाइए जम्मू कश्मीर के राजस्थान के साइड हो गया, तो इन सारी बातों की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इन सभी की भरपाई इतिहासकार इस रूप में करते हैं कि दक्षिण भारत में जो भी स्रोत मिले हैं उसका अध्ययन करते हैं, अंग्रेजों द्वारा जो भी सरकारी अभिलेख सिलसिलेवार ढंग से रखे गए हैं उसका उल्लेख करते हैं, उसको देखते हैं, और इस प्रकार जो आईने अकबरी में थोड़ी बहुत जो कमी है उसे इतिहासकार इन स्रोतों से पूरा कर लेते हैं। अब आइए 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारों के लिए खेती कर सकते हैं, अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो यह सवाल है कि जो मुगल काल में खेती होती थी वह महज गुजारे के लिए होती थी, ऐसा नहीं है। गुजारे के लिए महज खेती नहीं होती थी। गुजारे के लिए अगर खेती होती तो सिर्फ वैसे अनाज का उपयोग किया जाता या उत्पादन किया जाता जो आहार से संबंधित है, जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा, ये हमारे आहार का मुख्य अंग है जिन्हें हम खाद्यान्न फसलों के नाम से भी जानते हैं। परंतु ऐसा नहीं था। उस समय जो तत्कालीन स्रोत मिले हैं उनमें कुछ विशेष फसलों की जानकारी दी गई है जिसकी चर्चा मैंने पहले किया, जिनसे कामिल के नाम से जाना जाता था। उन फसलों में मुख्यतः कपास और गन्ना था। कपास का उत्पादन आज भी महाराष्ट्र के और दक्कन के पठार में बहुत अधिक होता है। उस समय भी महाराष्ट्र और दक्कन के पठारों में इसका उत्पादन बहुत अधिक किया जाता था। तो कपास और गन्ना उत्तर भारत के क्षेत्रों में, विशेषकर यूपी, बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में काफ़ी अधिक उत्पादित की जाती थी। तो ये जो दो फसलें थे ये आहार फसलें नहीं थे, यह व्यापारिक फसलें कह सकते हैं जिनका व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। भारत ही नहीं विदेशों में भी किया जाता था। कपास से कपड़ा बनता था, गन्ना से आपका गुड़ और चीनी, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ों का उत्पादन गन्ना से किया जाता था। जो एक और फसल है वह है तिलहन और दलहन। तिलहन मैंने पहले बताया जो तेल से संबंधित फसल है जैसे सरसों, सूरजमुखी। दलहन मैंने बताया जो दाल से रिलेटेड है, मटर, मूंग, मसूर, ठीक है, राहड़, ये सब फसलों का उत्पादन किया जाता था और इनका विस्तृत मात्रा में व्यापार किया जाता था। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि मुगल काल में या 16वीं 17वीं सदी में जो उत्पादन होता था वह महज गुजारे के लिए किया जाता था, बल्कि उत्पादन व्यापार से रिलेटेड फसलों का भी अधिक किया जाता था और इन फसलों से राजस्व भी बहुत अधिक मात्रा में मुगल दरबार को प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न है आपका, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछता है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाएं किस प्रकार कृषि में मदद करती थी। तो बंधुओं, बच्चों, ये जो यह प्रश्न है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी खासकर कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिलाएं पुरुषों की तरह कंधा से कंधा मिलाकर कृषि के क्षेत्र में कार्य करती थी। वह कैसे करती थी मैं आपको बताता हूँ, जो उसी रूप में आपको यह आंसर भी देना है। ठीक है, तो पहला तो यह था कि पुरुष का काम क्या था, खेतों की जुताई करना हल के माध्यम से, उसके बाद फसलों की कटाई करना। जुताई और हल चलाने का काम पुरुषों का मुख्य रूप से था। और महिलाओं का क्या काम था खेती में, महिलाओं का काम था मुख्य रूप से बुआई करना, निराई करना और कटाई करना। खेती में 4-5 काम इंपॉर्टेंट होता है। पहला काम है आपका जुताई करना, ठीक है, और हल चलाना जो पुरुष करते थे। अगला जो काम होता है बुनाई करना, जब खेत जुत जाए, खेत फसल को लगाने योग्य तैयार हो जाए तो फसलों की बीज का बुआई किया जाता है।
तो बुआई का काम महिलाएं करती थी। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर चले जाइएगा तो गेहूं और धान, विशेषकर धान का जब रोपनी होता है तो उसमें आप देखिएगा कि रोपनी में महिलाएं ही विशेष रूप से योगदान करती हैं, उन्हीं का कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कृषि में आज भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो बुआई का काम उनका था। निराई, जब फसल लगा दिया जाता है तो खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ ऐसी फसलें भी उग जाती है जो उस जैसे गेहूं के फसल में मटर वगैरह उग गए हल्का फुल्का, और खरपतवार घास वगैरह उग गए, तो महिलाएं उन खरपतवारों को निराई करती थी यानी निकालती थी, यह उन्हीं का काम था। और तीसरा कटाई, जब फसल पक जाता था तो महिलाओं का काम था उन फसलों को काटना। आज भी कटाई में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती थी। इसके अलावा कुछ और कार्य वो किया करती थी महिलाएं जो कृषि उत्पादन से ही संबंधित थी। जैसे उत्पादन के लिए जैसे सूत काटना, यानी कहने का मतलब कपास से धागा का निर्माण करना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और मिट्टी को गूंथना, यानी कुम्हार के चाक पर जो बर्तन बनेगा वो मिट्टी से बनेगा, तो मिट्टी को तैयार करना ताकि वो बर्तन बनने लायक हो जाए। ठीक है, कपड़ों पर कढ़ाई करना, ये सब महिलाओं का मुख्य रूप से काम था। तो हम कह सकते हैं कि कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक, और इसके अलावा बर्तन बनाने से लेकर धागा निकालने तक ये सारे कार्य महिलाएं करती थी। परंतु कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को इन कार्यों से कुछ समय के लिए वंचित कर दिया जाता था, जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म के समय महिलाओं को कुम्हार का चाक छूने नहीं दिया जाता था। असम के बागानों में जो कार्य होता था उसमें भी इन्हें वंचित किया जाता था। ये कुछ परहेज किए जाते थे जो आज भी वह भ्रांतियाँ हमारे समाज में आज भी वह बनी हुई हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वह प्रश्न है विचाराधीन काल यानी 16वीं से 17वीं सदी में मौद्रिक कारोबार की अहमियत का विवरण उदाहरण देकर कीजिए। मौद्रिक व्यापार कहने का मतलब है मुद्रा। जो व्यापार है वह मुद्रा के माध्यम से किया जाए, यानी मुद्रा अर्थव्यवस्था के साथ किया जाए। तो मुद्रा कैसे प्राप्त होती है? मुद्रा के दो रूप हैं। पहला रूप तो यह है कि जो मुगल दरबार थे या मुगल सम्राट थे वह मुद्रा की ढलाई करती थी। जैसे आज रुपयों को छापा जाता है उसी प्रकार उस समय चांदी के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को ढाला जाता था और उन्हीं का व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो मुद्रा व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है इसमें कई बातों पर चर्चा किया जा सकता है। जैसे जब भू राजस्व का भुगतान किया जाता था तो वह दो रूपों में किया जाता था। किसानों को यह छूट थी कि आप भू राजस्व या तो आप नगद रूप में दें यानी मुद्रा के रूप में दें, या फिर अपनी फसल को ही डायरेक्ट जमा कर दें भू राजस्व के रूप में। तो मुगल दरबारी या मुगल टैक्स कलेक्टर या भू राजस्व प्राप्त करने वाले अधिकारी कोशिश करते थे, जिसका मुखिया दीवान कहलाता था, वह कोशिश करते थे कि अधिकांश नगद में ही हमें टैक्स प्राप्त हो सके। इसके अलावा हर जगह नगद भुगतान के उल्लेख मिलते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है 18वीं शताब्दी के स्रोतों में बंगाल में जजमानी नामक एक व्यवस्था का विवरण मिलता है। यह जजमानी व्यवस्था थी कि वहाँ के जो लोग थे वो मजदूरों को जो वेतन का भुगतान यानी कि श्रमिक मजदूर की मजदूरी का भुगतान नगद रूप में करते थे, यह मिलता है। तो इससे पता चलता है कि मुद्रा का महत्व धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा था। उन्हें फसल या अनाज के रूप में वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि नगद रूप में वेतन का भुगतान किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि मुद्रा का महत्व किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में सर्राफा नाम का एक व्यक्ति होता था जो मुद्रा से संबंधित लेन देन का पूरे गांव से संबंधित कार्यों का देखरेख करता था। आज के आधुनिक रूप में हम उन्हें बैंकर कह सकते हैं। जो सर्राफा नाम का व्यक्ति है वह बैंकर की तरह भूमिका अदा करता था, ताकि किसी को भी मुद्रा की आवश्यकता हो तो वह अपनी फसल के बदले मुद्रा प्राप्त कर सके। इसके अलावा गांव के लोग बाज़ारों में जाकर अपनी फसलों को बेचा करते थे और नगद मुद्रा प्राप्त किया करते थे।
साथ ही जो भारत से व्यापार बाहर की ओर आरंभ हुआ या होता था, उसमें भी चांदी अधिक से अधिक मात्रा में भारत आने लगा और मुद्रा व्यवस्था का काफ़ी तेजी से विकास हुआ। अगला सवाल है, उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मुगलों की जो व्यवस्था थी उसमें भू राजस्व का कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसी भी सरकार के लिए, चाहे किसी भी सम्राट के लिए या किसी भी शासन व्यवस्था के लिए, भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आय का। यहाँ लिखा भी गया है कि वित्त साम्राज्य रूपी शरीर का मेरुदंड होता है। ठीक है, अतः सभी मुगल सम्राटों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए, वित्त प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जोर दिया। भू राजस्व कहने का मतलब है भूमि से प्राप्त होने वाली राजस्व, यानी कृषि उत्पादन से प्राप्त होने वाले कर। तो इसके लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया गया था। दीवान, जो वित्त मंत्री भी होता था और भू राजस्व का भी प्रधान होता था, यह भू राजस्व इकट्ठा करता था। अकबर ने सबसे पहले एक विस्तृत भू राजस्व की नीति अपनाई, अर्थात पूरे खेतों को, पूरे जमीन को एक निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग हिसाब से बांटा। और इसके लिए उसने अपने वित्त मंत्री, जो बहुत ही सुयोग था, आपने नाम भी सुना होगा, राजा टोडरमल का सहयोग से भू राजस्व की नीति को काफ़ी अधिक विकसित किया। और राजा टोडरमल ने बहुत सारी मेहनत की, विभिन्न जगहों पर जाकर वहाँ से इकट्ठा किया कौन सी ज़मीन कैसी है, कौन सी अधिक उपजाऊ है या कम उपजाऊ है। ठीक है, 1580 ईस्वी में साम्राज्य में 8 महत्वपूर्ण प्रांतों में जो कानून व्यवस्था थी वह लागू की गई। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा यहाँ कि राजा टोडरमल ने क्या किया था। राजा टोडरमल ने जमीन को 4 भागों में पैमाइश के आधार पर बांटा था। ठीक है, और वह जो भूमि थी वह कहलाती थी पोलज, परौती, चाचर या चचर कहीं कहीं मिलता है, और बंजर। यानी कि भूमि को नापा और वहाँ उपज के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा। ठीक है, जो पहली भूमि थी पोलज, यह बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। इस पर सालों भर लगातार फसलों का उत्पादन आप बिना जमीन को पड़ती छोड़े कर सकते थे। दूसरी भूमि थी परौती, इसमें उत्पादन 1-2 साल के लिए लगातार किया जाता था और फिर 6 या 1 साल के लिए जमीन को छोड़ दिया जाता था ताकि उसका उपजाऊपन वापस आ सके। तीसरी थी चचर, इसमें उत्पादन एक बार करने के बाद 3 साल लगभग या 4 साल के लिए जमीन को छोड़ दिया जाता था। और चौथी भूमि जो टोडरमल ने बांटी वह थी बंजर। यह जो भूमि थी यह पूरी तरह से अनुपजाऊ थी, इस पर उत्पादन होता ही नहीं था। तो इस प्रकार टोडरमल ने भूमि की 4 श्रेणियों में बांटा और उसी के अनुसार भू राजस्व प्राप्त किया। जैसे पोलज और परौती भूमि से राजस्व का 1/3 हिस्सा प्राप्त किया जाता था, जो या तो नगद प्राप्त किया जाता था या फिर फसल के रूप में प्राप्त किया जाता था। नगद प्राप्त करने के लिए टोडरमल ने यह किया कि 10 वर्षों का जो फसलों की कीमत थी उसका मूल्य 10 वर्षों में जो भी फसलों का था उसका एक एवरेज निकाला और उसके अनुसार ही नगद, जैसे खेत में अगर 1 बीघा में 4 मन अनाज हुआ तो उसका नगद मूल्य निर्धारित कर दिया गया। 1 मन अनाज अगर आपको राज्य को देना है तो 1 मन अनाज का जो नगद मूल्य है वह राज्य ले लेता था। इसके लिए उसने 10 वर्षों का विवरण तैयार किया और उसी के अनुसार यह कार्य किया। अभी हमने आपको बताया जो नस्क अथवा कनकुत प्रणाली, यह मुगल साम्राज्य के कुछ भागों में लागू की गई थी राजस्व प्राप्त करने के लिए, जिसमें बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, इसमें नस्क के द्वारा यानी कि कानून प्रथा के द्वारा राजस्व प्राप्त की जाती थी। यहाँ भूमि कर वर्ष में 2 बार ली जाती थी। पहली बार जब रबी की फसल होती थी और दूसरी बार जब खरीफ की फसल होती थी। उस समय
राजस्व की प्राप्ति लोगों से यानी किसानों से की जाती थी और सरकार की ओर से किसानों को पट्टा नामक एक पत्र दिया जाता था और किसान कबूलियतनामा पर हस्ताक्षर करके सरकार को वापस दे देते थे। कहने का मतलब है कि यह राजस्व इतना आपका निर्धारित किया गया, इसके लिए एक लेखा जोखा, सरकारी लेखा जोखा किसानों को दिया गया, किसान उस पर साइन करके अपनी सहमति देकर वापस करते थे। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि मुगल सम्राट या मुगल दरबार में भू राजस्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक एक कारक थी? हमने आपको बताया कि जाति व्यवस्था, ठीक है, आज भी जाति व्यवस्था है और पहले भी जाति व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था जो है वो कभी कभी समाज के विकास में बाधक भी होती थी। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधक भी होती थी। जैसे उच्च जाति के लोग निम्न जातियों से घृणा करते थे और उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, विशेषकर शूद्र नाम की जाति के साथ। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो सामाजिक और आर्थिक संबंध थे वह जातियों के आधार पर निर्धारित हो जाते थे। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से बात नहीं करते थे, उन्हें विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध था, जैसे कि उन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में जाने का, यहाँ तक कि मंदिर में जाने पर भी प्रतिबंध था, कुछ आर्थिक गतिविधियाँ पे भी वो नहीं कर सकते थे। तो ये जो सारे प्रतिबंध इन पर लगाए गए थे, इससे कुछ हद तक समाज का विकास जो तेज़ी से होना चाहिए था या ग्रामीण समुदाय और अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होना चाहिए था, उस पर विपरीत असर पड़ा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं सदी में जनजातियों की जिंदगी किस तरह बदल गई? हमने आपको बोला था कि जनजातीय और कबीले का हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन में, तो यह उसका आंसर है। जनजाति जो थे वो जंगलों में रहते थे, लेकिन जब जैसे जैसे मुगल सम्राट या मुगलों का क्षेत्र विस्तार होता गया, ये सारे इलाके मुगल सम्राट के अधीन, मुगल सल्तनत के अधीन आ गए। अब आवश्यकता यह थी कि भू राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए। इसके लिए ज़रूरी था कि जंगलों को साफ किया जाए और उसको एक कृषि योग्य बनाया जाए। राजा यह भी करता था, सम्राट यह भी करता था कि जो लोग जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करते थे, उन्हें राजस्व में 5 साल या 10 साल तक छूट दी जाती थी कि आपसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। विभिन्न जंगलों को काटकर जमींदार अथवा राजा के प्रतिनिधि वहाँ लोगों को बसाते थे। तो इसने जंगली समुदाय या जंगली कबीले के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। जंगलों से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती थी, आज भी प्राप्त होती हैं, जैसे लाख, गोंद, इमारती लकड़ियाँ, ये सारे जो फर्नीचर्स में उपयोग होते हैं, ये सारे चीज़ जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। और जंगल में कुछ विशेष प्रकार के फल भी प्राप्त होते हैं और इमारती लकड़ियाँ का व्यापार काफ़ी होता है। गोंद का व्यापार भी भारत ही नहीं विदेशों में भी होता था उस समय भी। तो इस कारण से मुगल शासक ने जंगली जीवन में यानी जनजातियों के या कबीलों के जीवन में हस्तक्षेप किया, वहाँ से इन सामानों को प्राप्त कर इसका व्यापार करना शुरू किया। परंतु जब धीरे धीरे व्यापार अधिक होता गया तो यहाँ के जो कबीले थे, इन्हें यह समझ में आया कि इन वस्तुओं का कितनी डिमांड है। पहले ये राजा को भेंट के रूप में इन वस्तुओं को देते थे, पर धीरे धीरे कबीले के ही कुछ लोग इनका व्यापार करने लगे, क्योंकि इन्हें पता था कि इनसे कितनी अधिक आय होती थी। इस प्रकार जब व्यापार कबीले के लोग करने लगे, चाहे इमारती लकड़ी हो, गोंद हो या अन्य वस्तुओं हो, तो उनका जीवन स्तर धीरे धीरे बदलने लगा, उनमें संपन्नता आने लगी और जंगलों में भी कबीलों का जिंदगी धीरे धीरे इस प्रकार बदलने लगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की चर्चा कीजिए या जांच कीजिए, या इसी को दूसरे रूप में पूछता है, 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं, परंतु थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देता हूँ। जमींदारों की मुख्य भूमिका थी अपने क्षेत्र में राजस्व को इकट्ठा करना, शांति व्यवस्था को कायम रखना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न
तकनीकों का सहारा लेना, किसानों को प्रोत्साहित करना ताकि वो कृषि उत्पादन तेजी अधिक से अधिक कर सकें। ठीक है, ये सारे कार्य जमींदारों के थे। यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, टैक्स को इकट्ठा करके राजा के पास पहुंचाते थे और कुछ मात्रा में अपने मेहनताना के रूप में टैक्स वो प्राप्त करते थे। साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता था कि जमींदारी की यानी जो क्षेत्र जमींदारों को दी गई है उसकी खरीद बिक्री भी की जाती थी। तो ये सारे कार्य जमींदारों के थे। अगला क्वेश्चन की ओर, और यह संभवतः मुझे लगता है अंतिम क्वेश्चन होगा। पंचायत और गांव का मुखिया किस हद तक किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। इसके बारे में हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कि पंचायत जो है वो समाज के नियमन का एक महत्वपूर्ण साधन थी। आज भी गांव में आप चले जाइए तो पंचायत का बहुत अधिक महत्व है। पंचायत सारे कार्य करती थी, चाहे आपसी झगड़ों का निपटारा करना हो, चाहे कृषि उपज का नगद में परिवर्तन करना हो, इसके अलावा गांव में विकास का कार्य हो, तालाब खुदवाना हो, सड़कें बनवानी हो, ये सारे कार्य पंचायत और पंचायत के मुखिया करते थे। मुखिया तो आप लोग सभी जानते हैं कि पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह पंचायत और मुखिया समाज का नियमन करती थी, ग्रामीण समाज में नियमों को बनाती भी थी और नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड भी देती थी। तो यह पंचायत और मुखिया का महत्वपूर्ण कार्य था। समय समय पर जो गांव का दौरा करने वाले अधिकारी होते थे उन्हें गांव से संबंधित सारा विवरण प्रस्तुत करना, लेखा जोखा देना, यह सारा काम पंचायत और मुखिया का ही होता था। इसके अलावा जो पंचायत थी, चूँकि हम लोग जानते हैं हिंदू समाज में जाति और विवाह नियम काफ़ी कठोर है, तो अगर कोई दूसरे धर्म में दूसरे जाति में विवाह करता था तो पंचायत उसे बहिष्कृत भी करती थी और जो भी जाति व्यवस्था था उसे कठोरतापूर्वक पालन करने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हुमायूं का भाई कौन था, तो ये जो चारों भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सारे हुमायूं के भाई थे। इसके अलावा यह पूछता है कि टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था विकसित की, तो दसाला व्यवस्था विकसित की या भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था विकसित की। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने डील कर दिया, तो सारे जो आपके संभावित प्रश्न हैं उसका उत्तर इस चैप्टर का दे दिया गया है। चूँकि क्रैश कोर्स है इसलिए कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे।